खबरों की तह तक, सब कुछ सच सच, केवल कमेंट टुडे टीवी। आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी। क्या भारत को हिंसा की आग में दहला देने की साजिश रच दी गई थी? क्या भारत को नेपाल और बांग्लादेश की तरह तबाह और बर्बाद करने का षड्यंत्र रच दिया गया था? क्या रक्त रंजित षड्यंत्र की एक पटकथा भारत में लिखी जा चुकी थी? निसंदेह कॉकरोच जनता पार्टी के उदय के बाद ये संभावनाएं काफी प्रबल हो गई थी। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के गठन के बाद सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह के दावे किए जा रहे थे और कहा यह जा रहा था कि भारत का जनजी आंदोलित हो उठा है और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन भारत की जमीन पर खड़ा किया जाएगा। ये बात तो ठीक थी, छात्र नाराज थे और आंदोलन होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब ये कहा गया कि भारत को नेपाल बना दिया जाएगा, जब ये कहा गया कि भारत को बांग्लादेश की तरह तबाह कर दिया जाएगा, तो लगा कि कहीं न कहीं षड्यंत्र के बीज अंदर बुलबुला रहे थे। और जिस प्रकार से विदेश की धरती पर बैठे हुए लोग भारत में षड्यंत्र की पटकथा लिख रहे थे, उससे ये स्पष्ट होने लगा था कि इसकी फंडिंग कहीं और से हो रही है और हो न हो भारत के अंदर बैठे वो गद्दार, भारत के अंदर बैठे वो राष्ट्रद्रोही इनकी मदद कर रहे थे। और प्रयास सिर्फ यही था कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी गई सरकार को ध्वस्त कर देना और भारत में अराजकता और हिंसा का नंगनाच करना इनका एक उद्देश्य था। हालांकि सरकार बहुत सतर्क हो चुकी थी, खुफिया एजेंसी अपने काम में जुट चुकी थी, सूचनाएं धीरे धीरे आना प्रारंभ हो गई थी और लगा था कि सिर्फ भारत में बैठे चंद राजनीतिक दल, चंद भारत के गद्दार ही नहीं, बल्कि इसके अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, चीन और अमेरिका जैसे देशों का भी हाथ था कि किसी भी प्रकार से नरेंद्र मोदी को स्थिर किया जाए, इनकी सरकार को अस्त व्यस्त करके सरकार को धराशायी कर दिया जाए। और इसका पूरा का पूरा सहयोग भारत में बैठे कुछ विपक्षी दल के नेता और यहाँ बैठे कुछ गद्दार दे रहे थे। घटनाक्रम पर निगाह डालें तो कहानी बिल्कुल साफ होने लगती है। पश्चिम बंगाल का चुनाव जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीती, उससे यह स्पष्ट हुआ कि अब देश में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही लाखों की संख्या में घुसे हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर गाज गिरना प्रारंभ हो गई। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर भारत की सीमा से बाहर बांग्लादेश भेजा जाने लगा। आनन फानन में पश्चिम बंगाल की सरकार ने तमाम जमीन भारत की सेना को सौंप दी, बाड़ लगाने का प्रारंभ शुरू हो गया और बांग्लादेश ने आंख तरेना शुरू कर दी। हालात भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध के बने हुए हैं। पाकिस्तान जल संधि को लेकर के बार बार भारत को यह धमकी दे रहा है कि वो आक्रमण कर देगा, वरना पाकिस्तान के हिस्से का पानी दिया जाए। एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ पाकिस्तान, तीसरे तुर्की भी भारत को आंख दिखाने की नापाक साजिश कर रहा है। चौथा चीन और अमेरिका भारत की सरकार से इस समय बहुत ज्यादा परेशान हैं। लाख कोशिश के बाद भी वो नरेंद्र मोदी को अपनी शर्तों पर झुका नहीं पा रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ अफगानिस्तान के एक हवाई अड्डे को लेकर के, एक सैन्य ठिकाने को लेकर के इस समय मामला इतना गरमाया हुआ है कि वहां एक तरफ जहां चीन और अमेरिका अपना अड्डा बनाना चाहता है, वहीं भारत की निगाह भी उसी के ऊपर है और भारत के समर्थन में रूस ने भी अपनी सेना उस स्थान पर उतार दी है। युद्ध की विभीषिका चारों तरफ मुंह खड़ी है और दूसरी तरफ भारत के अंदर जो देशद्रोही, जो बांग्लादेशी, भारत में 25 करोड़ से ज़्यादा अधिक बांग्लादेशी जो भारत में घुसकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, इनके खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया गया है। ढूंढ ढूंढ कर इन्हें भारत की सीमा से बाहर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अवैध रूप से बनाए गए मदरसे, मस्जिद, कब्रगाह, मंदिर जो भी आ रहा है, सरकार बुलडोजर लगाकर उन्हें ध्वस्त कर रही है। यहाँ तक भारत के गृह मंत्री
अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के 15 किलोमीटर एरिया के अंदर जितने भी फर्जी निर्माण इधर किए गए हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो या कब्रगाह हो, कुछ भी हो, उसे ध्वस्त किया जाएगा। बुलडोजर लग गए हैं और ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी अवैध मस्जिद और मदरसों को धराशायी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर आग उगल रहा है और अभी सूचना है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी तमाम मस्जिदों को टारगेट करके उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है, जो जबरन सरकारी भूमि पर बना ली गई थी। हाय तौबा मची हुई है। खुलकर विरोध विपक्ष कर नहीं सकता है और वो नाग, वो सांप जो भारत को डसना चाहते हैं, जो भारत को तबाह कर देना चाहते हैं, उनके पास खुलकर विरोध करने की क्षमता जब उनके पास नहीं बची, तब उन्होंने इस प्रकार का एक नैरेटिव सेट किया गया और कॉकरोच जनता पार्टी को जन्म दे दिया गया। अनुमान उसी दिन लग गया जब अगले ही दिन एक पोस्टर सोशल मीडिया पर डाला गया जिसमें कमल के फूल को एक कॉकरोच नोच नोच कर खा रहा है। स्पष्ट हो गया कि कॉकरोच जनता पार्टी विपक्षी नेताओं की देन है और मात्र उसका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी है। सबसे अहम बात रही कि 6 तारीख को जंतर मंतर पर हुए आंदोलन में बिल्कुल भीड़ नहीं गई, कार्यक्रम फ्लॉप हो गया और सबसे खास बात ये रही कि वहां जिस प्रकार के नारे लगाए गए, कहानी बिल्कुल साफ हो गई। जेएनयू का ढपली गैंग ढपली लेकर पहुंच गया और वहां नारे लगने लगे, लड़ लेके रहेंगे आज़ादी, लड़के लेंगे आज़ादी। दूसरी तरफ भीम और मीम के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। स्पष्ट हो गया कि ये पूरा का पूरा आंदोलन प्रायोजित है, विपक्ष का है और वो षड्यंत्रकारी गद्दार जो भारत की धरती पर बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, ये उनकी देन है। अन्यथा भारत के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर किए गए आंदोलन में क्या जरूरत थी भीम और नीम की? क्या जरूरत थी लेकर रहेंगे आज़ादी के नारे की? क्या जरूरत थी आरएसएस मुर्दाबाद के नारे की? और क्या जरूरत थी देश विरोधी नारों की? ये सारे नारों के बाद कार्यक्रम फ्लॉप हो गया। कॉकरोच पार्टी का ये कार्यक्रम फ्लॉप हो गया। षड्यंत्रकारियों का फ्लॉप हो गई। भारत के विपक्षी दल जिन्होंने पूरी आशा लगा रखी थी कि 6 तारीख के बाद भारत नेपाल और बांग्लादेश की तरह जल जाएगा, जगह जगह लाशों के ढेर होंगे, बड़े बड़े मॉल फूंक दिए जाएंगे, तबाही और बर्बादी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि भारत का युवा, जिसे जेन जी कहा जाता है, उसकी रगों में नपुंसकता नहीं, उसकी रगों में राष्ट्रवाद का खून बहता है। यही कारण है प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया और हमारे रिपोर्टर भी वहां मौजूद थे कि जितनी बड़ी संख्या में ये राष्ट्रद्रोही वहां पर इकट्ठा हुए थे, उससे कहीं 4 गुना ज्यादा भीड़ उन राष्ट्रभक्ति युवाओं की थी। उनका वहां वचन था कि अगर राष्ट्र के विरोध में नारे लगाए गए तो यही उनसे निपट लिया जाएगा। यही कारण था कि तय समय से पहले कार्यक्रम को समाप्त किया गया और एक के बाद एक सब वहां से रफू चक्कर हो गए। हालांकि मामला सब टाटा फिस हो गया है, लेकिन अभी फाइलें खोल दी हैं भारत की खुफिया विभाग ने। जांच प्रारंभ कर दिया गया है कि कौन कौन वो नापाक चेहरे थे जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, कौन वो राष्ट्रद्रोही नेता थे जो दिल्ली में बैठकर 700 रुपए बांट करके भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, किन किन देशों से पैसा आया, कितनी मात्रा में पैसा आया, किन किन खातों में पैसा आया और कौन कौन से वो राजनीतिक दल थे जो इस गद्दारों को सपोर्ट कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के छात्रों की आड़ में, छात्रों के नाम पर भारत के जेएनजी को बदनाम करने के उद्देश्य से रचा गया सारा षड्यंत्र और जो रक्त रंजित षड्यंत्र की पटकथा लिखी थी, भले वो कुछ समय के लिए कब्रिस्तान में दफन कर दी गई हो, लेकिन अब भारत की सीबीआई, भारत की खुफिया एजेंसी जांच पड़ताल में जुट गई है और एक एक सूत्र पता किया जाएगा, एक एक लिंक पे पता किया जाएगा और जल्दी ही वो सारे चेहरे बेनकाब कर दिए जाएंगे जो भारत को लहूलुहान करना चाहते थे, भारत को ध्वस्त कर देना चाहते थे, भारत की व्यवस्था को तबाह और बर्बाद कर देना चाहते थे। उनके चेहरों को बेनकाब कर दिया जाएगा। और सबसे खास बात यह है, विपक्ष जान रहा था
कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 3 नए कानून लेके आ रहे हैं और वो 3 कानून आने के बाद भारत में विपक्ष पूरी तरह मर सा जाएगा। वो कानून है, भारत में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, भारत में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी और भारत में एक राष्ट्र और एक चुनाव का भी विधान लागू किया जाएगा। ये 3 घोषणाएं जल्द ही नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और इन्हीं सबसे रोकने के लिए ये एक बड़ा षड्यंत्र था कि बांग्लादेशियों को बाहर न निकाला जाए, अवैध मंदिर और मदरसों मस्जिदों को न तोड़ा जाए, किसी को छुआ न जाए, सबको भारत को लूटने की छूट दे दी जाए। ऐसा इस सरकार में संभव नहीं था। परिणाम ये रहा कि उनका तो काम हो गया, अब काम होना है सरकार का। बेनकाब होंगे चेहरे आपके सामने आएंगे और पता लगेगा कि इस रक्त रंजित षड्यंत्र की पटकथा लिखने के कौन कौन लेखक थे। ऐसे ही खबरें देखने के लिए आप कमेंट टुडे को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।